Israel strikes Iran, targeting Iran's nuclear facilities and military infrastructure। जो ऑब्जेक्टिव था इजराइल का इन अटैक्स के पीछे वो ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीस्टेबलाइज करना है, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जहां पर ये हाईलाइट किया गया है कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड बहुत से न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं जिसको ईरान ने डिक्लेयर नहीं किया है, एंड शायद कई ऐसी साइट्स भी ओपन हो चुकी हैं विद इन ईरान जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है जो फैसिलिटी है, जो प्रोडक्शन है वो बनाया जा रहा है, जो कि नहीं पता है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया, टारगेट किया, क्योंकि सिंपल स्टांस है इजराइल का कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस वजह से इस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो अटैक हुआ है क्या ये एक फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, क्या एक रीजनल क्राइसिस स्टार्ट हो सकती है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। प्लस इसमें तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, वी हैव यूएसए, वी हैव इजराइल एंड वी हैव ईरान। यूएसए एंड इजराइल में देखने को मिल रहा है कि ईरान को कैसे डील करना है। एक पर्सपेक्टिव इजराइल का है, एक पर्सपेक्टिव यूएसए का है, एंड इन दोनों ही पर्सपेक्टिव में शायद बेनिफिट ईरान को हो रहा है। को समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल के क्या थॉट्स हैं, यूएसए के क्या थॉट्स हैं, एंड अगर ये फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो क्राइसिस है ये अगर फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट होता है तो भारत के लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, भारत को क्या इंपैक्ट कर सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो, चाहे वो ट्रेड रूट्स लेवल पर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, या फिर वो आपका पॉलिटिकल लेवल पर हो। तो इन सब पॉइंट्स पर डिस्कशन होने वाला है आज के इस सेशन में। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम आईएएस। इसी तरीके की क्वालिटी कंटेंट एनालिसिस आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप श्रीराम आईएएस के 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम, 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, जिसकी इस सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी। एंड अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट और आप कंफ्यूज हैं तो आप 1-to-1 मेंटोरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो हमारे एक्सपर्ट मेंटोर्स रिजॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो इजराइल स्ट्राइक्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स एंड मिलिट्री लीडरशिप एज मिडिल ईस्ट ब्रेसेस फॉर रिटेलिएशन। एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो इस अटैक में ईरान के वो किल्ड हो चुके हैं, तो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स काफ़ी हाई है ईरान में, एंड रिटेलिएशन ईरान की साइड से आएगी, एंड अगर रिटेलिएशन ईरान की साइड से आएगी तो शायद फिर इजराइल भी रिटेलिएट करेगा, एंड इस पूरे साइकिल में वी कैन हैव अ फुल ब्लोन वॉर व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, यूएस ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, ट्रम्प सेज ही डजंट वांट इजराइल टू अटैक ईरान बट स्ट्राइक कुड वेरी वेल हैपन। एंड जैसे ये इंफॉर्मेशन आ जाए कि इजराइल ने स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है, यूएसए के ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने कहा है कि यूएसए कोई भी मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है इजराइल को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जब रिटर्न हुए थे, जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ था, तो इजराइल में ये एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू को ये उम्मीद थी कि अब जो है इजराइल टारगेट बड़ी आसानी से कर सकेगा ईरान को, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ईरान और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, होस्टाइल रिलेशन थे। 2018 में ही सैंक्शंस इंपोज, यूनिलैटरली सैंक्शंस इंपोज किए गए थे। सो ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अगर हम बाइडेन एरा की बात करें तो उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा रहा था इजराइल को व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग ईरान। सो ये एक्सपेक्टेशन थी, बट डोनाल्ड ट्रम्प का यह कहना था कि इजराइल को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील है वो बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। तो ऐसे में इजराइल अगर स्ट्राइक करेगा तो ये डील शायद वापस से हैम्पर हो सकती है। बट लार्जर क्वेश्चन ये भी है, बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इजराइल नहीं चाहेगा, इजराइल चाहता ही नहीं है कि यूएसए और ईरान के बीच में ये डील हो जाए। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे जब हम आगे चलेंगे तो, ठीक है। तो ट्रम्प का ये स्टांस रहा है कि ट्रम्प ने यही कहा कि वो नहीं चाहते, बट डेफिनेटली अटैक हो चुका है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ये है कि इजरायली मिलिट्री सेड इट स्ट्रक ईरान अटैकिंग डजन्स ऑफ टारगेट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर साइट्स एंड किलिंग टॉप इरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड साइंटिस्ट जो कि इन्वॉल्व हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। एंड अब यही एक डाउट आ रहा है कि कहीं ये एक फुल ब्लोन वॉर ना हो जाए। आपके यूपीएससी में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जो इजराइल ने अटैक किया है वो कौन कौन सी साइट्स हैं, ठीक है। ये आपको तेहरान दिख रहा है, ठीक है, ये आपको मैप पे तेहरान दिख रहा है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर रिपोर्ट करी गई थी कि जो इजरायली फाइटर जेट्स हैं इनको यहाँ पर देखा गया था रेसिडेंट्स के द्वारा। फिर ये आपको नताजन दिख रहा है जो कि इजराइल ने अटैक किया, जो कि
ईरान का मेन न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है। हालांकि इजराइल का यह कहना है कि 2019 के बाद से ऐसी बहुत सी जगहें हैं ईरान में जहां पर एनरिचमेंट फैसिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है ईरान, जो कि वर्ल्ड को नहीं पता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो तब्रिज पर भी जो है एक्सप्लोजन्स वर रिपोर्टेड नियर अ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर एंड 2 मिलिट्री बेसिस। ये आपका तब्रिज हो गया, ये आपका तेहरान हो गया, ये आपका नतांज हो गया। ठीक है, फिर ये आपका करमनशाह है, इधर ये आपका अरक है, ये आपका इस्फहान है। तो ये कुछ 6-7 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर इजराइल ने टारगेट किया, क्योंकि या तो ये मेन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर थे, या यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ मिलिट्री बेसिस थे, रेसिडेंशियल हाउसेस थे टॉप साइंटिस्ट के। इस वजह से इन लोकेशंस को टारगेट किया गया है। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लोकेशन पूछ ली जाती है कि जैसे तब्रिज आ गया, ठीक है, तेहरान तो सबको ही पता है, जैसे करमनशाह आ गया कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें पता रहेंगी, तो यू विल बी एबल टू टैकल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई हैज इजराइल लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, देखिए भैया, मिडिल ईस्ट का मैप आपको दिख रहा है, यहां पे आपको ईरान दिख रहा है, यहां पर आपको इजराइल दिख रहा है, और ये जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है। ये जो मेन इशू चल रहा है वो है बैलेंसिंग, पावर बैलेंस। ठीक है, पावर बैलेंस। इजराइल का यह कहना है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, अगर न्यूक्लियर वेपन्स ईरान ने स्टैब्लिश कर लिए या उसने डेवलप कर लिए, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इजराइल के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पर आएगा। ठीक है, क्योंकि इस न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल ही या डेवलप ही इसलिए किया जा रहा है कि इजराइल को काउंटर किया जा सके। इजराइल का यह कहना है क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो हम बिल्कुल भी ईरान को इस प्रोग्राम को डेवलप नहीं करने देंगे। यही सेम स्टांस यूएसए का भी रहता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी यही बात रखी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास आ जाएगा तो ये जो पूरी बैलेंस है, जिसमें सिर्फ इजराइल नहीं है, यहां पर आपको यूएई भी दिख रहा है, यहां पे आपको सऊदी अरेबिया भी दिख रहा है, एक अलग ही गेम, एक अलग ही बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। क्योंकि हम इजराइल की बात कर ले, हम सऊदी अरेबिया की बात कर ले, दे आर वेरी गुड एलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड अगर ईरान, जो कि रिपोर्टेडली रशिया से, चाइना से काफी ज्यादा क्लोज है या अच्छे रिलेशन, कोर्डियल रिलेशन एंजॉय करता है, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली यूएसए एंड उनके एलाइज के लिए बिल्कुल भी ये खबर पॉजिटिव नहीं रहेगी। तो ये एक पहला एंगल है कि ये जो पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पावर है, इसको मेंटेन करने के लिए इजराइल एंड यूएसए है, उनका ये स्टांस है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ क्या हुआ कि मैंने आपसे बताया कि IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनकी रिपोर्ट आती है और ये कहते हैं, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि भैया इजराइल जो है ईरान जो है 2019 के बाद से 2018 में डील होने वाली थी, यूनिलैटरली स्ट्रक कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए। उसके बाद से ये बताया गया है कि 2019 से ईरान कंपाइल नहीं कर रहा है अपने जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। एंड ये भी बताया गया, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि 60% प्योरिटी जो है यूरेनियम एनरिच्ड हो चुकी है, जो कि ईरान को एक ऐसी पोजीशन पर बैठाता है जो कि जहां से 9 न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इसी वजह से इजराइल ने इस तरीके का स्टेप लिया है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई इसमें इस तरीके की सारी हाईलाइट बताया गया। तो भाई यही बोला गया इजराइल की साइड से कि डेफिनेटली देयर आर यूरेनियम एनरिचमेंट एंड हमें जो है अटैक करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा डील के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। 2015 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जहां पर यूएसए एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट 5 कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि हम जो है आप पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज किए, यूएसए ने कहा कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज है ईरान पर वो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, वो हम रिमूव कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, ईरान को अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लिमिट करना होगा एंड कंटिन्यूसली एंड रोबस्ट मॉनिटरिंग होगी आपका
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स के द्वारा कि कहीं कुछ प्रोग्राम डेवलप तो नहीं हो रहा है, इसके बदले जो है इकोनॉमिक सैंक्शन से रिलीव कर दिया जाएगा। बट 2018 में ये डील स्ट्रक डाउन हो जाती है, यूनिलैटरली ट्रम्प जो है इस डील से बाहर हो जाते हैं एंड सैंक्शंस इंपोज कर देते हैं। एंड उसके बाद से जो है देखा जा रहा है कि कंपाइल नहीं किया जा रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है ईरान व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयरिंग इट्स या लिमिटिंग इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि इजराइल खुद ही नहीं चाहता है, ठीक है, इजराइल खुद ही नहीं चाहता है कि कि यूएस और ईरान के बीच में कोई डील हो। क्यों? देखिए इजराइल का क्या पर्सपेक्टिव है। वी हैव यूएसए, तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वी हैव यूएसए, वी हैव इजराइल एंड वी हैव ईरान। तीन मेजर प्लेयर्स हैं इसमें। अभी हम इन्हीं लोग की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में और भी हैं बट अभी हम यही बात कर रहे हैं। इजराइल का सोच क्या है? इजराइल का सोच ईरान के लिए यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है ऑफ ईरान। सॉल्यूशन ईरान का यह है अकॉर्डिंग टू इजराइल कि ईरान में जो रिजीम है उस रिजीम को ही टॉपल डाउन करना होगा। वो रिजीम जब तक रहेगी, ठीक है, जब तक रिजीम रहेगी ईरान में तब तक इजराइल पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहेगा। इस वजह से न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो ईरान के पास नहीं आने चाहिए। ये इजराइल की सोच है। यूएसए की सोच भी यही है कि भैया ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, बट देयर आर डाइवर्जेंसेस, ठीक है, देयर आर डाइवर्जेंसेस। वो डाइवर्जेंस क्या है कि जो यूएसए है वो ये कह रहा है, ठीक है, वो जो यूएसए है वो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए ईरान के पास, बट रेजीम चेंज करने के फेवर में यूएसए नहीं है। और ये चीज डेमोक्रेट्स में भी यही सोच है एंड यही सोच आपका रिपब्लिकन्स में भी है। तो यहां पर एक डाइवर्जेंस आ रहा है, और इस डाइवर्जेंस का फायदा ईरान कहीं ना कहीं अवेल कर रहा है। एंड इसी डाइवर्जेंस के वजह से, इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से क्या हो रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज को बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा है। प्लस एक तो ये एंगल हो गया, इस वजह से इजराइल नहीं चाहता कि डील हो। दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल यह है कि अगर यूएसए और ईरान के बीच में डील हो गई, ठीक है, यूएसए और ईरान के बीच में डील हो गई तो क्या होगा? जो इजराइल की बार्गेनिंग पावर है टू यूएस अगेंस्ट ईरान वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर रिलेशनशिप सेटअप हो जाएगा बिटवीन यूएसए एंड ईरान। जो ईरान में रजीम है इसको यूएसए रिकॉग्नाइज कर देगा, ठीक है। इकोनॉमिक रिलीफ होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी ईरान में, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी ईरान में। तो इससे क्या है? इससे जो ईरान में प्रेजेंट रेजीम है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वो ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि इजराइल नहीं चाहता है, ठीक है, जो कि इजराइल नहीं चाहता है। तो दो ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इजराइल है वो खुद ही नहीं चाहता कि ये डील हो। इस वजह से इजराइल का ये कंटिन्यूसली स्टांस रहा है कि अगर यूएसए और ईरान के बीच में डील होती है उसके बाद भी इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जब तक रेजीम है, जब तक ईरान में रेजीम वही बनी हुई है तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है। तो ये एक प्रॉपर डाइवर्जेंस है बिटवीन इजराइल एंड यूएसए, ठीक है, बिटवीन इजराइल एंड यूएसए। तो अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो यूएसए चाहता है कि डेफिनेटली ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। अब ऐसा क्यों है? यूएसए का भी स्टांस ये, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि यूएसए के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं आपका इजराइल के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तो उसके अपने अलाइज हैं। वो नहीं चाहेगा कि ईरान इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए इस रीजन में। अगर इतना ज़्यादा ईरान स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर किसको फेवर होगा? इधर रशिया और चाइना, फिर जो है इनका प्रेजेंस बड़ी तेजी से मिडिल ईस्ट में बढ़ने लग जाएगा, जो कि इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। चाइना का प्रेजेंस अगर बढ़ेगा, रशिया की बात नहीं कर रहे, चाइना का अगर प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से यूएसए भी नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, बट रेजीम चेंज के फेवर में या रेजीम चेंज के स्टांस पर दोनों कहीं ना कहीं डाइवर्ज होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक अलग सोच रखते हैं। तो इस वजह से इजराइल चाहता नहीं है कि कोई भी इस तरीके की डील हो। क्लियर हो गया? तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक लार्जर बताया कि क्या थॉट्स चल रहे हैं इजराइल के, यूएसए के और ईरान के। अब क्वेश्चन ये है कि अगर रीजनल वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है, तो भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? भैया देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है, जहां पर हम आज भी
70 से 80% जो ऑयल इंपोर्ट है वो वेस्ट एशिया से करते हैं, ठीक है, वो वेस्ट एशिया से करते हैं। एंड अगर कल को क्राइसिस आता है, ठीक है, अगर कल को क्राइसिस आता है तो जो हमारे ट्रेड लाइंस हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रेड लाइंस हैं, ठीक है, जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, इधर रेड सी हो गया, सुएज कनाल हो गया, इस पर क्या होगा, जहां पर इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है, क्योंकि यहां से हम बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न एशियन ऑयल है उसे इंपोर्ट करते हैं, फिर यही रूट से पर्शियन गल्फ, आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ होते हुए थे, फिर जो है इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एंटर करते हैं यूरोप में, ठीक है, अफ्रीका में, दूसरे आपके बियॉन्ड कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, मेडिटेरियन हो गया, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स हो गए। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर फुल ब्लोन वॉर होता है तो ये जो ट्रेड रूट्स हैं ये इंपैक्ट हो जाएंगी डेफिनेटली। अगर ये इंपैक्ट होंगी तो फिर इंडिया की ट्रेड हैम्पर हो सकता है, पहला चीज। दूसरा ये है कि हम आज भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, 70 to 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर ईरान और इजराइल में फुल ब्लोन वॉर होता है तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट ऑयल पर पड़ेगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, भारत का अगर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर देयर आर चांसेस कि हम इन्फ्लेशन फेस करें। तो पहला इंपैक्ट इकोनॉमी एंड ट्रेड पर पड़ने वाला है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आ रहा है, पर्शियन गल्फ आ रहा है, अगर क्राइसिस होता है, ठीक है, अगर क्राइसिस होता है ईरान और फिर आपका इजराइल के बीच में, तो ये जो ट्रेड रूट्स हैं इस पर कोई ना कोई हैम्पर ना आ जाए, क्योंकि अगर यहां पर हैम्पर आएगा तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैम्पर हो सकते हैं, ठीक है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैम्पर हो सकते हैं, प्लस हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। तीसरा लॉजिक ये है, तीसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये रहेगा कि जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले है, ठीक है, जो चाबहार पोर्ट है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले है, इसमें इसके इंप्लीमेंटेशन में और ज्यादा डिले आ जाएगा, क्योंकि भाई अगर ईरान वॉर में इन्वॉल्व है तो वो फिर इस तरह की एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो सोर्सेज है वो कहां लगा रहेगा, वो तो वॉर में लगा रहेगा, इन काउंटरिंग इजराइल। तो ये जो ऑलरेडी डिलेड प्रोजेक्ट है ये और ज्यादा डिलेड हो जाएगा, ठीक है, ये और ज्यादा डिलेड हो जाएगा। एंड सेकेंड, एक और इसमें एंगल है कि अगर वॉर स्टार्ट होती है, ठीक है, वॉर स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वॉर में यू नीड फाइनेंसेस, यू नीड रिसोर्सेस। अगर वही सेम रिसोर्सेस चाइना जो है ईरान को प्रोवाइड करने लग जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि इन दोनों ही कंट्रीज के जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाएंगे। चाइना का जो प्रेजेंस है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वो और इंक्रीज होने लग जाएगा। ये एक और चैलेंज आ सकता है, ये एक और इंपैक्ट आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है वो ये है कि देखिए जो बैलेंसिंग है, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग है हमारी, ये फिर से टेस्ट होगी, क्योंकि हमारे ईरान से भी हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, हमारे इजराइल से भी अभी बहुत अच्छे रिलेशन हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इजराइल ने पूरा फुल सपोर्ट जो है इंडिया को किया था, ईरान का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट आया था। तो हमारे लिए फिर एक टफ टास्क आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या है, वो नॉन अलाइंड है, ठीक है, वो नॉन अलाइंड है। तो फिर एक डिप्लोमेसी का टेस्ट आएगा। इसलिए इंडिया ने स्टेटमेंट भी रिलीज किया है कि इंडिया इज वेरी कंसर्न्ड जो इजराइल ने अटैक या लॉन्च किया है, ईरान पर जो अटैक्स लॉन्च किए हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की टेस्ट फिर से आ जाएगी। क्योंकि हम तो ये नहीं बोल सकते हैं कि हम फुल इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, या हम ये नहीं बोल सकते हम फुल ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, चाइना कह देगा कि हम फाइनेंसेस दे सकते हैं, हम फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, रशिया टोटली डिपेंड हो चुका है चाइना पर। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद रशिया चाइना की इकोनॉमिक कॉलोनी बन चुका है। तो ये डिपेंडेंसी इंडिया जो है वो ईरान पर नहीं चाहेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ईरान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जियोपॉलिटिकली ईरान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से ये 3-4 एंगल हैं, जहां पे ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स हो गई और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग हो गई। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इंडिया के लिए चैलेंज हो सकता है और इंपैक्ट हो सकता है। तो ये था पूरा सेशन। अब टाइम ही बताएगा कि क्या ये जो फुल ब्लोन वॉर है ये होता है, अगर ये होती है तो किस तरीके से ये प्रोग्रेस होता है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ये तो सारी चीज़ें जब
अगर एक्चुअल में चीज़ें होंगी जो कि ईरान रिटेलिएट अगर करेगा फिर इजराइल करेगा तो चांसेस हो सकते हैं, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बट अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो है। क्या हो सकता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।